माई चाइल्डहुड, ये जो चैप्टर लिया है भारत के पूर्व महान राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद जी की ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम विंग्स ऑफ फायर रखा गया था उनके द्वारा। तो उसका एक एक्सट्रैक्ट, उसका एक हिस्सा लिया गया है और वो ये उनका हिस्सा है बचपन वाला। किसका हिस्सा? उनकी लाइफ का बचपन वाला जो हिस्सा है उसको यहाँ पे इस चैप्टर में रखा गया है। तो रीड करते हैं। बिफोर यू रीड, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन? क्या आप एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में सोच सकते हैं जो महान राजनेता या इंडिया के स्टेटमैन रहे हैं? एपीजे अब्दुल कलाम, whose projects in science, defense, and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002। हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद जी की, अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम आज़ाद जी की, जिन्होंने साइंस के क्षेत्र में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स किए, रक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए बड़ा योगदान दिया, साथ में जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित भारत को गाइड किया, दिशा निर्देशित किया या मार्गदर्शन किया, और 21st सेंचुरी में वो 11वें प्रेसिडेंट भारत के 2002 में बने। In his autobiography Wings of Fire, he speaks of his childhood। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। बायोग्राफी होता है जब हम किसी के जीवन के बारे में लिखते हैं, दैट इज़ बायोग्राफी। एंड जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में खुद स्वयं लिखता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। तो कलाम जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसको उन्होंने नाम दिया है विंग्स ऑफ फायर। तो उसमें उन्होंने अपने चाइल्डहुड की बात की है। तो इस चैप्टर में उनकी इसी बुक से, इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी से ये चैप्टर लिया है और बचपन वाला जो उनका पोर्शन है उसको एक्सप्लेन यहाँ डिस्क्राइब किया है। अब रीड करते हैं। I was born into a middle class family, Tamil family, in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state। ये कहते हैं कलाम जी कहते हैं कि इनका जन्म, मेरा जन्म मतलब कहते हैं कौन? कलाम जी, कि मेरा जन्म एक तमिल फैमिली में हुआ है, मध्य वर्गीय फैमिली में हुआ है। और ये कहाँ हुआ है? रामेश्वरम में, जो कि पूर्व में, एरेस्ट वाइल मीन्स फॉर्मर प्रीवियस, तो जो पूर्व में एक मद्रास स्टेट के नाम से जाना जाता था। और अब ये कहाँ पर है? किस स्टेट में है? तमिलनाडु में है। रामेश्वरम टाउन तमिलनाडु का एक कोस्टल या आइलैंड है। अगर आप मैप पे देखोगे तो रामेश्वरम बिल्कुल कोस्टल लाइन में है और एक टापू सा है, एक आइलैंड है, एग्जिस्ट करता है तमिलनाडु में। और साथ में ये पूर्व में मद्रास स्टेट के नाम से जाना जाता था, ये जो जहाँ पर रामेश्वरम है। My father Jainulobbin had neither much formal education nor much wealth। और कहते हैं कलाम जी कि इनके जो फादर थे जैनुलाब्दीन, वो ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, स्कूल नहीं गए थे, और ना ही उनके पास ज़्यादा वेल्थ थी, धन दौलत थी, रिचेस थे। Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit। इसके बावजूद भी पोजेस होता है अधिकार करना, ऑक्यूपाई करना, या किसी को अपने अधीन करना। अब यहाँ पे बात करें ही पोजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम। इनेट होता है इनबॉर्न, जो जन्मजात ही होती है, जब हम जन्म लेते हैं उस टाइम से ही हमारे अंदर जो होता है, दैट इज कॉल्ड इनबॉर्न इनेट। विजडम मीन विर्स, बुद्धि। तो कहते हैं कि बेशक ये स्कूल नहीं गए, इनके पास ज़्यादा धन दौलत नहीं थी। जैनुलाब्दीन जो कि अब्दुल कलाम जी के फादर रहे हैं, अब्दुल कलाम जी के फादर रहे हैं, तो कहते हैं कि बेशक वो स्कूल नहीं गए, उसके बावजूद भी वे बहुत ही बुद्धिमान थे, अंदर से ही, पहले से ही इनबॉर्न, नेचुरली ये बहुत बुद्धिमान थे। एंड अ ट्रू
generosity of spirit. generosity मीन काइंडनेस, काइंडनेस मीन दयालु, एक दयालुता की भावना वो रखते थे। कहने का मतलब वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत दयालु थे, और साथ में बहुत ज़्यादा नेचुरली ही वो बुद्धिमान भी थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माय मदर, और उनके पास एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला था वो दोस्त। वो उनकी हेल्पर कौन था? एक आदर्श, एक जिसे हम कह सकते हैं आदर्श मेट कंपेनियन कौन था उनका? उनकी माता जी, मतलब अब्दुल कलाम जी की माता जी उनके फादर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती थी, जिनका नाम आशियामा, जिनका नाम आशियामा था। I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. अब कलाम जी कहते हैं कि उन्हें याद नहीं है, रिकॉल मीन्स रिमेंबर, उन्हें एग्जैक्टली याद नहीं है, पूरा नंबर याद नहीं है कि जितना वो बाहर वाले लोगों को खाना खिलाया करती थी। इट मीन कि जितना उनकी फैमिली मेंबर्स थे, फार मोर यहाँ यूज किया गया है, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर, फार मोर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मीन्स इनकी माता जी बाहर वालों, इतने बाहर वालों को खाना खिलाते थे, जितने फैमिली मेंबर थे उससे भी बहुत ज़्यादा लोगों को, वो बाहर वाले लोगों को रोज़ खाना खिलाया करती थी। इट मीन वो इतने कंपैशनेट, इतने ज़्यादा दयालु, इतने ज़्यादा जेनरस फैमिली थी और पेरेंट्स थे किसके? कलाम जी के। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. ये कहते हैं कलाम जी कि मैं, हमारी फैमिली में बहुत सारे बच्चे थे मेरे पेरेंट्स के। कहते हैं कि मैं अपने बहुत भाई बहनों में से या बहुत बच्चों में से एक बच्चा था, और मैं छोटा था, मतलब मेरा जो हाइट था बहुत छोटा था, और अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, मतलब नॉर्मल सी लुक थी, कोई ख़ास नहीं थी। आई वॉज नॉट हैंडसम, तो मैं कॉमन लुक वाला एक छोटा सा बॉय था, जबकि जो मेरे पेरेंट्स हैं काफ़ी लंबे हैं और हैंडसम हैं। इनके माता पिता सुंदर थे, लेकिन ये अपने आप को देखते हैं कि छोटे थे और साथ में एक कॉमन फीचर वाले लुक वाले बच्चे थे। We lived in our ancestral house which was built in middle of 18th 19th century. ये कहते हैं कि ये, मतलब कलाम जी और इनका परिवार एक अपने पुरखों के, बुजुर्गों के हाउस में, टाइम के हाउस में रहते थे। एंसेस्ट्रल मीन्स फोर फादर, एंसेस्टर मतलब जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, फोर फादर्स, तो मीन्स कि ये कहाँ रहते हैं, इनका जो घर है वो पूर्वजों से उनको मिला है, कई पीढ़ियां इसमें रहती आ रही हैं, और ये घर 19th सेंचुरी के मिडल में बना था। It was a fairly large Pakka house made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameshwaram. अब रामेश्वरम की जो मस्जिद वाली गली है, उस गली में ये घर इनका पक्का ईंट का, लाइमस्टोन का पक्का घर बना था, और ये 19th सेंचुरी के मिडल में बना था, और ये इनके फादर को बुजुर्गों से विरासत में मिला था। पूरा परिवार इसमें रहता था। My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. Austere means very strict and disciplined. ये कहते हैं कि जो इनके फादर थे बहुत स्ट्रिक्ट थे और डिसिप्लिन थे, और ये ज़िंदगी में जो ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, जो अनावश्यक कंफर्ट है, अनावश्यक जो भोग विलास है, उससे ये अपने आप को अवॉइड रखते थे, दूर रहते थे। जिस चीज़ का यूज़ नहीं है कंपल्सरी, उसको वो अवॉइड करते थे। कौन? इनके फादर। However, all necessity were provided for in term of food, medicine और clothes। और कहते हैं कलाम जी कि इनको बेशक जो एक्स्ट्रा
इन असेंशियल अनावश्यक कंफर्ट और लग्जरी से दूर रखा गया है बच्चों को इनके फादर के द्वारा। लेकिन जो बच्चों के लिए ज़रूरी फूड, मेडिसिन और क्लॉथ्स होते थे, कपड़े होते थे या ज़रूरी चीज़ें होती थी, वो बेशक इनको फुली प्रोवाइडेड थी इनके पेरेंट्स के द्वारा, फादर के द्वारा। इनफैक्ट आई वुड से माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्ड। ये कहते हैं कलाम जी कि ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ उनके हाथ में, मेरा बचपन बिल्कुल सुरक्षित था इनके पेरेंट्स के हाथ में, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। मटेरियल मीन्स हर चीज़ें उनको प्रोवाइड की गई थी जो असेंशियल है, और एक्स्ट्रा फालतू की चीज़ों से इनको दूर रखा गया था। तो इस तरह से मटेरियली भी ये सेफ थे, और इमोशनली भी, कहने का मतलब इनको डिसिप्लिन, सिंसियरिटी, लव, एवरीथिंग घर में मिल रहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वॉज 8 years old। अब बात करते हैं कलाम जी कि जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? 1939 में शुरू हुआ था, और तब ये 8 साल के थे। इट मीन इनका जन्म 8 साल पहले कब हुआ था? 1939 में विश्व युद्ध शुरू हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इनका जन्म हुआ था 1931 में। तब ये 8 साल के उस टाइम हुए थे। फॉर रीजन आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर tamarind seeds erupted in the market। अब ये समझ नहीं रहे थे क्योंकि तो बच्चे थे, 8 साल के बच्चे थे। तो कहते हैं कि मैं ये तो नहीं समझ पाया कि जो एकदम से उस समय टैमरिंड सीड, जो इमली के जो बीज हैं, उनकी मार्केट में मांग एकदम से बढ़ गई थी। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम इन सेल देम टू अ प्रोविजनल शॉप ऑन मॉस्को स्ट्रीट। और कहते हैं कि मैं बहुत कोशिश करता था, और मैं बिल्कुल क्या करता था, इनको जो टैमरिंड सीड है, इमली के जो बीज हैं, उनको इकट्ठा करता था, और मस्जिद गली में एक वहाँ पर प्रोविज़न शॉप बनाई गई थी इनको खरीदने के लिए, वहाँ पर बेचा करता था। किसको? टैमरिंड सीड को। और तब ये 8 साल के थे। अ डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। 1 आना पुराने टाइम में 1 आना होता था 6 पैसे की, 6 पैसे की इक्वल। 6 पैसे का 1 आना बनता था पुराने टाइम में, और वो भी काफ़ी अच्छा खासा माना जाता था। अब ये कहते हैं कि एक दिन में वो इतनी कलेक्शन कर लेते थे टैमरिंड सीड की, और उनको बेचकर उनको काफ़ी अच्छा खासा, मतलब 1 आना इनको मिल जाता था। इन इन मतलब ये बच्चे थे, तो इनके लिए 1 आना भी बहुत ज़्यादा प्रिंसली सम लगता था उस समय। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the word war, which I would later attempt to trace in the headlines of Dinamani। अब उस टाइम जो तमिल जो हेडलाइन अखबार हुआ करती थी, दीनामानी, तो कहते हैं कि जो इनके ब्रदर इन लॉ है, जो जीजा है जलालुद्दीन, वो इनको वॉर की, युद्ध संबंधी कहानियाँ बताया करते थे। बाद में वो दीनामानी अखबार की हेडलाइन में उन स्टोरीज़ को जो इनके जीजा जी इनको बताते थे, उनको ढूंढा करते थे। आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारा जो एरिया था रामेश्वरम, ये कहते हैं कलाम जी कहते हैं जो इनका एरिया था काफ़ी एकांत था, आइसोलेटेड था, अलोन था। ये बिल्कुल शांत था, बिल्कुल आइसोलेटेड मीन्स जो अकेला होता है, अलोन, अलोन था। किसी तरह से कोई प्रभाव वॉर का नहीं सामने आया था। वॉज कम्प्लीटली अनइफेक्टेड बाई द वॉर, कहते हैं कि बिल्कुल अकेला था, कोई किसी तरह से कोई प्रभाव हमारे शहर पर, हमारे कस्बे पर किसी तरह से नहीं हुआ था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। अब कहते हैं जैसे ही, क्योंकि इंडिया तब उस समय ब्रिटिश के अंडर था, और ब्रिटिश अलाइड सर्विस की तरफ से लड़ रहा था। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, एक तरफ मित्र राष्ट्र, उनको अलाइड फोर्सेस बोला गया था, और दूसरी तरफ धुरी शक्तियाँ थी, दैट इज़ जापान, जर्मनी एंड इटली। तो एक तरफ 3 देश लड़ रहे थे, और बाकी जो मित्र राष्ट्र थे जिनको अलाइड फोर्सेस बोला गया, वो लड़ रहे थे। इंग्लैंड भी अलाइड फोर्स का हिस्सा था। तो
ज़बरदस्ती बाद में क्या किया गया, ब्रिटिशर ने इंडिया को ज़बरदस्ती युद्ध में धकेला और अलाइड फोर्सेस की तरफ से लड़ने के लिए मजबूर किया। और इस तरह से जैसे ही युद्ध में भारत शामिल हुआ तो पूरे देश के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। इमरजेंसी वो होता है जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, सेंट्रल की गवर्नमेंट पूरे देश पर अपना अधिकार तो नहीं कह सकते हैं, शासन चलाती है। तो अब बोलते हैं कि जब इमरजेंसी होती है तो जो नागरिकों के जो अधिकार होते हैं उनको कर्टेल किया जाता है, उनको ख़त्म किया जाता है और पूरा का पूरा जो रूल होता है, पूरा का पूरा सिस्टम आर्मी के या मार्शल लॉ लागू हो जाता है। तो उस तरह से जैसे ही युद्ध शुरू होता है किसी भी देश में, तो उस देश में उस समय इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। तो कहते हैं कलाम जी उस समय भी जब भारत इसमें गया, युद्ध में शामिल हुआ, तो भारत में भी इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। सबसे पहले जो रिजल्ट आया, सबसे पहला जो घटना घटी, कौन सी घटना इस इमरजेंसी के बाद, वो था, ऐसे तो हर बार रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन रुका करती थी, कुछ टाइम के लिए हॉल्ट करती रुकती थी, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर हुई तो उसका जो रुकना है बंद हो गया, उसको कैंसिल किया गया। इसके बाद इमरजेंसी के बाद रामेश्वर स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकती थी। The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and धनसकोडी और रामेश्वर के बीच में जो रोड था, उस रोड पर रामेश्वर में जब ट्रेन पहुंचती थी तो अखबारों के बंडल बनाकर बाहर को फेंके जाते थे चलती ट्रेन से। दैट फोर्स माई कज़न शमसुद्दीन who distributed newspaper in Rameshwaram to look for a helping hand to catch the bundles, and if naturally I filled the slot. कहते हैं कलाम जी कहते हैं कि जो इनके कज़न थे, इनके चचेरे भाई शमसुद्दीन थे, वो उस समय अखबारों को बांटने का काम करते थे, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे पूरे रामेश्वरम में। तो इनको अब चलती ट्रेन से जो बंडल फेंके जा रहे थे उनको पकड़ने के लिए किसी हेल्प की ज़रूरत थी, तो इसीलिए उन्होंने कलाम जी को कह दिया बंडल को पकड़ने के लिए। तो कहते हैं आई फिर द स्लॉट, कलाम जी कहते हैं कि उन्होंने ये काम बखूबी किया, बिल्कुल अच्छे से ये अपनी ड्यूटी की। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, और कहते हैं कि जो शमसुद्दीन है, इनके जो कज़न ब्रदर थे, उन्होंने हेल्प किया उनको, इनका जो पहली सैलरी थी लाइफ की, उनको उसको प्राप्त करवाने में शमसुद्दीन ने काफ़ी मदद की। कहने का मतलब उन्होंने उनको इसके बदले वेतन दिया जो उनकी लाइफ की फर्स्ट सैलरी थी, किसकी, कलाम जी की लाइफ की। Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. ये कहते हैं half a century, century means 100 year, half a century means 50 year, 50 साल के बाद भी कलाम जी याद करते हैं कि अपने पैसे की खुद पहली कमाई, पहली जो वेतन होता है उसको प्राप्त करने में कितना गर्व महसूस होता है, उस गर्व को वो 50 साल के बाद भी फील करते हैं। कौन, कलाम जी, जब उन्होंने अपनी पहली सैलरी शमसुद्दीन अपने कज़न से ली थी, किसके बदले, अखबार के बंडल को रिसीव करने के बदले चलती ट्रेन से। ओके। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain way by figures of authority. I inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. कलाम जी कहते हैं कि जब एक बच्चा जन्म लेता है, उसके जन्म के बाद उसको कुछ उसके वंशज होने के नाते अपने पूर्वजों से, पुरखों से कुछ गुण मिलते हैं, और साथ में
उसके पारिवारिक बच्चे के परिवार में जैसा सामाजिक, आर्थिक और इमोशनल एनवायरनमेंट होता है, सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट मीन्स सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक, कितना उसको प्यार मिलता है, उसकी आर्थिक कंडीशन क्या है, या फिर समाज में उनका कैसा सोशल दायरा है, वो कैसे फ्रेंडली होते हैं, परिवार का जो माहौल एनवायरनमेंट, ये डिपेंड करता है। वहाँ से उनको क्वालिटीज़ आती है एवरी चाइल्ड को, और साथ में ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। इसके अलावा जो परिवार में या स्कूल में टीचर के द्वारा या परिवार में पेरेंट्स के द्वारा बच्चों को ट्रेन किया जाता है, और ट्रेन करके जो क्वालिटीज़ उनके अंदर डेवलप होती है। तो साथ में जो कलाम जी कहते हैं कि आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, कि इनके पिताजी से इनको कलाम जी को क्या मिला, कौन से गुण मिले, क्वालिटीज मिली, दैट इज ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ईमानदारी और आत्म अनुशासन। ये उन्होंने अपने फादर से सीखा है, ये गुण उनके उधर से आए हैं। और इनकी माता जी से इनको बहुत ही अच्छी क्वालिटीज मिली है, और वो क्या है, अच्छाई में विश्वास रखना और साथ में गहरी दयालु भावना रखना है, गहराई से दूसरों पर दया भावना रखना, दूसरों के लिए बहुत ही सहानुभूति की जो भावना रखना है, वो उन्होंने अपने मदर से सीखा है। ये क्वालिटी उनको वहाँ से आई है। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और मुझे ही नहीं बल्कि इसी तरह मेरे जो 3 भाई बहन हैं, उनको भी ये क्वालिटीज़ मदर और फादर से इनको मिलती है या मिली है। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। कलाम जी कहते हैं कि मेरे बचपन में 3 बहुत ही गहरे बेस्ट फ्रेंड थे, गहरे मित्र थे, अच्छे दोस्त थे, और उनका नाम क्या था, रामानंदन शास्त्री, अरविंदन और शिवा प्रकाशन। ये तीनों इनके बहुत बेस्ट फ्रेंड थे और अच्छे दोस्त थे। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, और ये तीनों के तीनों जो इनके दोस्त हैं बच्चे, ये एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऑर्थोडॉक्स मतलब जो स्ट्रिक्टली अपने कल्चर को, अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, मतलब ये ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे। कौन, इनके दोस्त, जो स्ट्रिक्टली अपने हिंदू ब्राह्मण धर्म को फॉलो करते थे स्ट्रिक्टली। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. और ये कहते हैं, कौन कहते हैं, कलाम जी कहते हैं कि हम बेशक अलग अलग धर्मों से संबंधित थे। ये तीनों ब्राह्मण फैमिली से था, मैं मुस्लिम फैमिली से था, उसके बावजूद भी हमने कभी भी हमारे डिफरेंसेस, धर्म का अलग होने के बावजूद भी, या हमारे जो रिलीजन है वो अलग थे, उसके बावजूद भी हमने कभी भी अंतर कभी भी फील नहीं किया, डिफरेंस हमें कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो पालन पोषण है इस तरह से ही हुआ। In fact, Ramananda Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the highest priest of the Rameshwaram temple. और कहते हैं, हालांकि अगर तथ्यों की बात करें तो रामानंदन शास्त्री जो थे, रामानंद शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे, और ये पक्षी लक्ष्मण शास्त्री रामेश्वरम टेम्पल मंदिर के पुजारी थे। Later he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father. और बाद में इनके पिताजी के बाद, किनके पिताजी के बाद, रामानंदन शास्त्री के जो पिताजी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री थे, उनके पिताजी के बाद रामानंद शास्त्री ही रामेश्वरम टेम्पल के पुजारी बने थे। और इसके बाद बोलते हैं, अरविंदन went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. और जो अरविंदन बड़े होके किस बिजनेस में चले गए, रामानंदन शास्त्री तो रामेश्वरम टेम्पल के प्रीस्ट बन गए, पुजारी बन जाते हैं बड़े होकर, और अरविंदन थे और वो बन जाते हैं पिलग्रिम्स के लिए, वो ट्रांसपोर्ट का
क्या करते थे, अरेंज करते थे। पिलग्रिम्स होते हैं जो विजिटर जाते हैं होली श्राइन पर, तीर्थ यात्राओं पर जो श्रद्धालु जाते हैं, दे आर कॉल्ड पिलग्रिम्स। तो अरविंदन पिलग्रिम्स के लिए ट्रांसपोर्ट, यातायात का, गाड़ियों का प्रबंध करने का बिजनेस उन्होंने किया। एंड शिवा प्रकाशन बिकेम a catering कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सर्दर्न रेलवे। और जो शिवा प्रकाशन थे वो सर्दर्न रेलवे, दक्षिणी रेलवे के लिए वो ठेकेदार बन गए केटरिंग का। केटरिंग मतलब जो रेलवे में, रेलगाड़ियों में खाने पीने का जो अरेंजमेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड केटरिंग। तो शिवा प्रकाशन ने केटरिंग का काम किया, केटरिंग ठेके लेने शुरू कर दिए सर्दर्न रेलवे में। During the annual Shri Sita Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near our house. Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and my grandmother would tell the children in our family. अब इसके वर्ड मीनिंग करते हैं। पहले कल्याणम, कल्याणम यहाँ पर साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में जो मैरिज सेरेमनी होती है, शादी का जो समारोह होता है, दैट इज कॉल्ड कल्याणम। किसी की शादी करवाना या किसी का शादी का जो फंक्शन है, दैट इज कल्याणम इन साउथ इंडिया। आइडोल, आइडोल होता है मूर्ति, स्टैचू, भगवान की मूर्ति, आइडोल ऑफ लॉर्ड। प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है जो अवतार पुरुष होते हैं, जैसे श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, या क्रिश्चियन में ईसा मसीह जी, या मुस्लिम में मोहम्मद पैगंबर जी। तो इस तरह से जितने भी जो मुस्लिम के जो अवतार रहे हैं, प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर जी, उनकी बात यहाँ पे की गई है। अब समझते हैं इसका ट्रांसलेशन। कलाम जी कहते हैं कि जब भी वार्षिक रामा सीता कल्याणम सेरेमनी समारोह होता था, मतलब दक्षिण भारत में जो राम सीता की साल में एनुअल एक बार शादी करवाई जाती है, और उस फंक्शन को वहाँ पर सीता रामा कल्याणम कहा जाता है। तो यहाँ बात कर रहे हैं उस सेरेमनी की कलाम जी, कि जब भी वार्षिक साल में रामा सीता कल्याणम का जो फंक्शन होता था, तो उसमें, उस फंक्शन में हमारी जो फैमिली, मतलब इनकी कलाम जी की फैमिली बोट्स का अरेंज करती थी। किसके लिए बोट्स का अरेंज करती थी? किश्तियों का अरेंजमेंट करती थी। जो आइडोल होते थे, भगवान की जो मूर्तियाँ होती थी, उनको प्लेटफॉर्म, शादी वाली जगह पर ले जाया जाता था इनकी बोट में। और वो जगह कहाँ थी? वो मंदिर में शादी करवाई जाती थी, और वो साइड थी, वो जगह सिचुएटेड थी, एक पौंड था जिसको रामा तीर्था कहा जाता है। और ये जो रामा तीर्था मंदिर है, जगह है, ये पौंड के बीच में है। और इस पौंड के बीच में ये आइडोल, भगवान की मूर्ति ले जाई जाती थी, और इनको ले जाने के लिए कलाम जी की फैमिली किश्तियों का प्रबंध किया करती थी। तो आगे कहते हैं कि जो इनके दादी और मदर होते हैं, मम्मी और दादी होती हैं, वो इन्हें बेड टाइम, जब जैसे बच्चों को दादी और अम्मा या मम्मा या दादी क्या करते हैं, बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं, तो वैसे ही कलाम जी को भी इनकी मदर और इनकी ग्रैंड मदर कहानियाँ सुनाती हैं। किस चीज़ की? रामायण की, उनके कैरेक्टर्स की, और साथ में जो मोहम्मद पैगंबर हैं, उनकी ये कहानियाँ उनको सुनाया करती थी। जब भी ये सभी बच्चे बेड पर शाम को बैठते थे अपनी फैमिली के साथ। तो इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि इनको देखो किस तरह का माहौल रहा है, काफ़ी मिला जुला या कम्युनल हार्मनी की यहाँ पर बात की है कि हाँ, हमें हर धर्म वालों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, तभी हम मिलके उस जगह पर रह सकते हैं और हैप्पी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं।
One day I was in fifth standard at the Rameshwaram Elementary School. एक दिन जब मैं फिफ्थ क्लास में पढ़ता था एलिमेंट्री रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल में, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। एक नए टीचर हमारी क्लास में आते हैं, कक्षा में आते हैं। आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम। और मैं हमेशा कैप पहनता था जो कि मुस्लिम बच्चे पहनते हैं। मुस्लिम लोग जैसे राउंड कैप पहनते हैं, तो वैसे ही कलाम जी कहते हैं कि मैंने भी इस तरह से ही एक कैप पहना था जिससे पता चलता था कि मैं एक मुस्लिम बॉय हूँ। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री। और ये कलाम जी कहते हैं कि मैं बैठा करता था कहाँ पर, सामने फर्स्ट रो में पहली ही पंक्ति में रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करता था। हु वोर द सेक्रेट थ्रेड, जो कि सेक्रेट होता है होली, पवित्र, जो कि क्योंकि रामानंद शास्त्री ब्राह्मण थे, तो जो वो धागा ब्राह्मण पहनते हैं जिसे जनेऊ कहा जाता है, तो वो उस धागे को, जनेऊ को पहनते थे रामानंद शास्त्री। और जब वो दोनों फिफ्थ स्टैंडर्ड में थे, द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। और जो हमारे नए टीचर थे, उनको ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई कि एक हिंदू पुजारी का बेटा एक मुस्लिम बॉय के साथ बैठा है। इन अकॉर्डिंग विद आर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सा इट। और हमारी सोसाइटी में जो सोशल रैंकिंग है, मतलब अलग अलग जातियां हैं, उसके हिसाब से एक रैंकिंग मिला है सबको। जैसे हिंदू धर्म में सबसे टॉप पर रखा गया है ब्राह्मण को, जो शुरू में 4 वर्ग हुआ करते थे, 4 कैटेगरी हुआ करते थे। अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि उसमें वर्ग के आधार पर काम डिवाइड किया गया था, और जो नॉलेज गिविंग का काम करते थे उन्हें पंडित कहा गया है, ब्राह्मण कहा गया है। और जो युद्ध लड़ने जाते थे वॉरियर, उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। और जो बिजनेस करते थे उन्हें वैश्य कहा गया। और जो दूसरे वर्ग होता था, जो दूसरे काम करते थे, किसान या इस तरह से जितने भी दूसरे वर्कर्स हुआ करते थे, उन्हें शूद्र कहा गया। तो इस तरह से एक रैंकिंग मिली है, सबसे टॉप में ब्राह्मण को रैंकिंग मिली है। तो उसके अकॉर्डिंग, टीचर के अनुसार, जो उनका नया अध्यापक था उनके हिसाब से, जो उनकी यहाँ की सोशल रैंकिंग के हिसाब से उन्होंने इस चीज़ को देखा कि एक ब्राह्मण पुत्र के साथ, ब्राह्मण के बेटे के साथ एक मुस्लिम बॉय बैठा है। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। और उसी समय टीचर ने मुझे पूछा और मुझे खड़ा करके पीछे वाले बेंच पर जाने के लिए कहा। आई फेल्ट वेरी सैड। उन्हें बहुत बुरा लगा। किन्हें बुरा लगा? जो कलाम जी हैं, ये कहते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगा, मैं बहुत उदास हो गया। सो डिड रामानंद शास्त्री। और रामानंद शास्त्री को भी ऐसा ही फील हुआ, वो उदास हो गए। उनके दोस्त रामानंद शास्त्री भी ऐसा ही फील करने लगे। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। और वो बुदबुदाने लगे और सिर नीचे करने लगे जैसे ही मैं पीछे की सीट में शिफ्ट होने लगा। द इमेज ऑफ हिम beeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me। और जैसे ही मैं पीछे वाली सीट में शिफ्ट हो रहा था, तो वो कौन, इनका जो दोस्त रामानंद शास्त्री थे, वो उनकी जो रोने वाली कंडीशन थी उस समय, तो जब वो लास्ट वाली सीट में जा रहे थे, ये जो इम्प्रेशन कलाम जी पर पड़ा, ये हमेशा के लिए पड़ा कि इनका दोस्त किस तरह से रो रहा था जब ये पीछे की सीट की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। तो उनको बहुत दुख हुआ था दोनों को। आगे रीड करते हैं। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। और जैसे ही हम स्कूल से घर जाते हैं, दोनों कलाम जी भी और उनके दोस्त रामानंद शास्त्री भी, जैसे ही वो घर जाते हैं तो उन्होंने रिस्पेक्टिव पेरेंट्स मतलब अपने अपने पेरेंट्स को, अपने अपने माँ बाप को ये घटना सुना दी कि टीचर ने आज स्कूल में क्या किया, या क्या घटना उनके साथ घटी। लक्ष्मणा शास्त्री summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance
इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। और उसी समय जो लक्ष्मण शास्त्री थे, टीचर को बुलाया गया किसके द्वारा? लक्ष्मण शास्त्री के द्वारा। समन मीन होता है बुलाना, समन टू कॉल, बुलाना, किसी को बुलाना। इनइक्वालिटी होता है नॉट इक्वल। कम्युनल होता है जब लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। फाइट्स आर देयर ऑन द बेस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। जब धर्म और जाति के आधार पर लोग आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनलिज्म। और यहाँ बात कर रहे हैं कम्युनल होता है अलग अलग ग्रुप, अलग अलग जो धर्म के लोग हैं वो आपस में अगर मिल के रहेंगे तो कम्युनल हार्मनी, अगर मिल के नहीं रहेंगे तो कम्युनल इनटॉलरेंस आ गया। टॉलरेंस मीन एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करना। ओके, तो इस तरह से अब आगे इसको स्टडी करते हैं। जैसे ही लक्ष्मण शास्त्री ने उन्हें टीचर को बुलाया और उन्हीं की प्रेजेंस में, बच्चों की प्रेजेंस में, रामानंद शास्त्री और कलाम जी के प्रेजेंस में ही टीचर को काफ़ी डांटा और साथ में ये कहा गया कि आप बच्चों के दिमाग में, इन मासूम बच्चों के दिमाग में ये जहर, सामाजिक असमानता और सांप्रदायिकता मत फैलाएं। मतलब सामुदायिक जो इनटॉलरेंस है, इसका जहर इनके दिमाग में मत घोलें। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. और उन्होंने शार्पली, बिल्कुल ब्लंटली कहा। ब्लंटली होता है स्पीक विदाउट डेलिकेसी, अब्रप्टली। मतलब जब इस तरह से कोई व्यक्ति कहता है कि सामने वाले, क्लियर कट कहना कि सामने वाले की फीलिंग की वो परवाह नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड ब्लंटली, अब्रप्टली किसी को कहना। तो उन्होंने बिल्कुल रूढ़ता से कहा, बिल्कुल स्पष्ट कहा किसको? टीचर को, लक्ष्मण शास्त्री ने, कि आप क्या करें, या तो अपोलोजाइज करें, से सॉरी। अपोलोजाइज मीन से सॉरी। या तो इन बच्चों को सॉरी बोलें या फिर अभी स्कूल और इस आइलैंड को छोड़ दें। आइलैंड मीन्स जो रामेश्वरम है वो एक एज, समुद्र के किनारे पर है बिल्कुल, और वो जो एरिया है लगभग आइलैंड जैसा है, बिल्कुल एज पर है तमिलनाडु में। तो इसीलिए बोला है कि इस आइलैंड को या स्कूल को छोड़ दें या फिर इन बच्चों से अपोलोजाइज करें, सॉरी का मांगें। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। और फिर क्या होता है, कलाम जी कहते हैं कि ना केवल इस टीचर ने रिग्रेट किया, रिग्रेट होता है पश्चाताप करना, रिमोर्स मतलब सॉरी कहना या उसको गलत फील होना, कि पश्चाताप करना कि सच में उनका जो बिहेवियर था उस पर उन्होंने सॉरी किया, रिग्रेट, रिमोर्सफुल रहे। और इतना ही नहीं हुआ बल्कि जो कन्विक्शन होता, बिलीफ, ओपिनियन या आइडियल। बिलीफ किसका? बिलीफ जो लक्ष्मण शास्त्री का जो विश्वास था कम्युनल हार्मनी में या इक्वालिटी में, समाज सोशल इक्वालिटी में जो बिलीफ था उनका, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो उसको देखकर उन जो नए यंग टीचर आए थे जिनका ये बिहेव रहा था, उनको भी मनाने में या उनको सुधारने में इनका ये बिलीफ काम आया। या उसकी वजह से ना केवल उन्होंने सॉरी मांगी बल्कि अपना बिहेव भी चेंज किया उस यंग टीचर ने, क्योंकि इनका जो कन्विक्शन देखकर, इनका ओपिनियन, लक्ष्मण शास्त्री का ओपिनियन देखकर वो काफ़ी प्रभावित हुए, कन्विंस हुए अपने बिहेव को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम was very rigid in term of segregation of different social groups. Segregation means separation. Rigid mean very hard. अब कहते हैं कलाम जी, और जो रामेश्वरम का जो सोसाइटी थी, समाज था, वो कई अलग अलग टुकड़ों में बंटा हुआ था और हर ग्रुप अपने अपने ग्रुप को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। यहाँ की जो सोसाइटी है, कहाँ की? रामेश्वरम की। कैसी थी उस समय? सेग्रीगेशन था डिफरेंट ग्रुप में,
ग्रुप में बंटे हुए थे, अलग अलग ग्रुप में कह लो या धर्म में कह लो, लेकिन सभी अपने अपने धर्म को रिजिडली, कठोरता से, स्ट्रिक्टली अपने नॉर्म्स, अपने रिचुअल को फॉलो करते थे. हाउएवर माई साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्या अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण with a very conservative wife, was something of a rebel. अब कहती हैं, ये कलाम जी कहते हैं कि हालांकि जो मेरे साइंस टीचर मिस्टर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर थे, वो एक ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते थे. ऑर्थोडॉक्स मीन्स, वो पहले भी हम कर चुके हैं, वेरी रिजिड, स्ट्रिक्ट ऑन द बेस ऑफ रिचुअल एंड कस्टम, अपने रीति रिवाजों को मानने के लिए जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, बिल्कुल फॉलो स्ट्रिक्टली अपने रिवाज को, अपने कल्चर को फॉलो करते हैं. तो ये भी एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से इनके टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर हैं. और उनकी वाइफ बिल्कुल कंजर्वेटिव मतलब बिल्कुल ट्रेडिशनली, टोटली ट्रेडिशनली अपने ट्रेडिशन को बहुत ही गहराई से मानती हैं. इनकी जो वाइफ थी वो समथिंग ऑफ द रेबल, और उनके साथ भी कभी उनका क्या हुआ था, मन मुटाव कह लो या थोड़ा सामना सामना हुआ था. रेबल होता है वैसे प्रतिद्वंदता, कि आमने सामने वो हुए थे विचारों में. किस तरह से हुए थे देखते हैं. ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर सो दैट पीपल फ्रॉम वेयरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल इजीली. और उन्होंने काफ़ी कोशिश की. किसने कोशिश की, जो हम इनके जो साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जी, उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी. समाज में जो अलग अलग बैरियर्स लगे हुए थे, ग्रुप्स थे लोगों के, अलग अलग तरह के, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग ग्रुप से, समुदाय से जो लोग आते थे, उनको इस तरह का माहौल देने की कोशिश की ताकि वो ईजिली मिंगल हो पाए, मिक्स हो पाए. मिंगल मीन मिक्स हो पाए, आपस में मिलके रह सके. ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, और वो कई कई घंटों तक मेरे साथ व्यतीत किया करते थे. कौन, इनके साइंस के टीचर. और कहा करते थे, और इनसे कहते थे, कलाम जी से क्या कहते थे, कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट you are on par with the highly educated people of big cities. ये कहते हैं कलाम जी से कि कलाम, तुम अपने आप को ऐसा डेवलप करो, ऐसे उन्नति करो पढ़ाई के क्षेत्र में, कि तुम एक बहुत जो हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, बड़ी बड़े शहरों में बहुत ही हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, उनके समकक्ष, ऑन पार मतलब उनके बराबर तुम आ जाओ, इतने हाईली एजुकेटेड पर्सन तुम भी बनो और अपने आप को फुली डेवलप करो. वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील. एक दिन इनके साइंस के टीचर ने इनको खाने पर घर में बुलाया, डिनर के लिए घर बुलाया. हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन. और एक दिन जब उनको बुलाया गया तो इस आइडिया पर जो उनकी वाइफ थी, पत्नी थी, बहुत ही डर गई कि एक मुस्लिम बॉय को उन्होंने खाने पर बुलाया है और उनकी रिचुअली प्योर किचन का मतलब होता है कि जब अपने किचन में बाहर वाले आउटसाइडर, खासकर जिनको जिनको वो लोग लोअर कैटेगरी या निम्न जो रैंकिंग में है, उनको जब एंटर किचन में नहीं होने दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिचुअली प्योर किचन. तो अगर उनको एंटर किया जाता है तो इसका मतलब उनका जो किचन है इम्प्योर हो जाता है. तो ऐसा आइडिया है एक सोशल आइडिया के हिसाब से, विचार के हिसाब से. तो यहाँ पर भी जो उनकी वाइफ है इस तरह से डर जाती है कि उनके किचन में जो रिचुअली प्योर है, जो बाहर वालों के लिए अलाउड नहीं है, उसको किचन में खाने के लिए बुलाया जाता है. तो इस बात पर बहुत डर गई हैं वो. कौन, जो साइंस टीचर हैं उनकी वाइफ सुब्रमण्यम अय्यर जी. शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन. और जैसे ही वो जाते हैं खाना खाने तो उनकी वाइफ ने कलाम जी को किचन में खाना देने के लिए मना कर दिया. सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट perturbed nor did he get angry with his wife. और जो सुब्रमण्यम अय्यर जी थे, साइंस टीचर थे, वो perturbed मीन्स
अनोय, वैक्स, डिसमे, वो निराश या नाराज अपनी वाइफ से नहीं हुए। परटर्ब मीन्स अनोय, नाराज हो जाना, वैक्स या डिसमे कि निराश हो जाना। वो ना ही एंग्री हुए, ना ही उदास हुए, ना ही दुखी हुए और ना ही गुस्सा किया उन्होंने अपनी वाइफ पर। बट इंस्टेड सर्व मी विद हिज own hands and sat down beside me to eat his meal। और ना केवल उन्होंने उनसे नाराज नहीं हुए, बल्कि इसकी जगह पर किन्होंने इनके साइंस टीचर ने खुद अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। कलाम जी को उन्होंने अपने हाथों से खाना खिलाया और अपना खाना भी साथ में बाद में खाने इकट्ठे बैठ के खाने लगे। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। उनकी जो वाइफ है वो भी किचन डोर से पीछे इनको देखने लगे। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर एंड क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। और मैं हैरान हुआ कि वो देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी कि वहाँ कि मेरे खाने में, पानी पीने में या पानी खाने के बाद फर्श को साफ करने में किसी तरह का अंतर नहीं था। सेम वैसा ही था जैसे वो लोग करते हैं। When I was leaving his house, Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend। और इसके बाद सुब्रमण्यम अय्यर जी ने फिर से इनवाइट किया कलाम जी को कि डिनर के लिए आप अगले वीकेंड मतलब शनिवार को आप फिर से आना। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मैं हेजिटेशन फील कर रहा हूँ, हिचकिचा रहा हूँ अगले डिनर के लिए आने के लिए उनके घर। तो ये उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि अपसेट मत हो या उदास मत होना सेइंग। और उन्होंने ये कहा, क्या कहा, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच अ प्रॉब्लम हैव टू बी कन्फ्रंटेड मीन टू फेस, सामना करना। उन्होंने कहा कि अगर आपको सिस्टम में बदलाव लाना है तो आपको कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। When I visited his house the next week, और जब अगले हफ्ते वो फिर से उनके घर, साइंस टीचर के घर खाना खाने गए, सुब्रमण्या अयर्स वाइफ took me inside her kitchen and served me food with his own hands। और अगले बार जब वो गए, साइंस टीचर की वाइफ ने, सुब्रमण्यम अय्यर जी की वाइफ ने खुद कलाम जी को किचन के अंदर ले गया और खुद वो अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाने लगी। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर। और इसके बाद क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है। कब हुआ ख़त्म? 1945 में। अब 1945 की बात कर रहे हैं कलाम जी। 1945 में वो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट। और इमिनेंट मीन्स फोर्थकमिंग या पॉसिबल या प्रोबेबली, कि अब जो इंडिया की फ्रीडम थी, क्योंकि 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, वो विश्व युद्ध ख़त्म होने के बाद इंग्लैंड की कंडीशन अच्छी नहीं रही, जिससे वो कमज़ोर पड़ गया। और भारत में भी जो क्विट इंडिया मूवमेंट या दूसरे जो आंदोलन थे, या लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, आंदोलन स्ट्रांग हो रहे थे, लोग चाह रहे थे कि हम अपने देश को आज़ाद करें, तो काफ़ी प्रयास हो रहे थे, नेशनलिज्म काफ़ी बढ़ गया था। और वर्ल्ड लेवल में अगर ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन भी युद्ध की वजह से काफ़ी कमज़ोर कंडीशन में आ गया था। तो इस वजह से बाद में अंग्रेज़ों ने डिसाइड किया कि हम इंडिया को आज़ाद कर देते हैं। तभी बात कर रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया की जो फ्रीडम थी, अब वो आने वाले टाइम में निश्चित हो गई थी। इंडियन विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर्ड गांधी जी। अब गांधी जी ने डिसाइड कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था कि हम अपना भारत खुद बनाएंगे, भारत खुद आज़ाद होकर अपने देश को डेवलप करेंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद द अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स फैंटेस्टिक, अनपैरेलल्ड। तो ये बात कर रहे हैं कि अब
द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। अब पूरे देश में एक मतलब फैंटेस्टिक ऑप्टिमिज्म, मतलब एक शानदार आशावादी भावना या लहर पूरे इंडिया में दौड़ गई थी कि हम अपने देश को आज़ाद करेंगे। खुशी की लहर, एक आशावादी होपफुलनेस आ गया था पूरे इंडिया में और सब खुश थे। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामानाथापुरम। अब जैसे ही फिर उसके बाद मैंने अपने फादर से परमिशन लिया कि मैं रामेश्वरम छोड़ रहा हूँ और हाई स्टडी के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामानाथपुरम जा रहा हूँ। और रामानाथपुरम वो जा रहे हैं अब, क्यों? ताकि वो हायर स्टैंडर्ड की, हायर लेवल की स्टडीज़ को कैरी ऑन रख सके, कंटिन्यू रख सके। He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun, alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. You may give them your love but not your thought, for they have their own thoughts। अब यहाँ पे कलाम जी कहते हैं कि उनके जो पिताजी जब वो बाहर जा रहे थे, कहाँ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, आगे की हायर फर्दर स्टडी के लिए जा रहे थे, तो उनके फादर ने कहा बिल्कुल सोचते हुए कि अबुल देखो, तुम बाहर जा रहे हो अपनी उन्नति के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए। और ये भी कहते हैं कि सीगल के भी अपना नेस्ट नहीं होता है, अपना घोंसला नहीं होता है, फिर भी वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है। कहने का मतलब वो इंस्पायर कर रहे हैं कि सन के ऊपर उड़ता है, ये नहीं देखता है कि मेरा घोंसला है या नहीं है। मतलब ऊंचा उड़ने के लिए, अपनी तरक्की के लिए, डेवलपिंग के लिए वो इनके पिताजी कलाम जी को इंस्पायर करते हैं। और क्योंकि इनकी माता जी, कलाम जी की माता जी क्या कर रही थी, हेजिटेंट कर रही थी, हिचकिचा रही थी उनको बाहर भेजते हुए एज ए मदर, तो उनको समझाते हुए भी कलाम जी के पिताजी ने उनको समझाते हुए खलील जिब्रान की कोटेशन बताई थी कि खलील जिब्रान जी की क्या कोटेशन थी कि वो कहते हैं कि आपके योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, कि आपके बच्चे आपके नहीं हैं माँ बाप के लिए। दे आर द सन्स एंड डॉटर ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, कि वो तो किसके बच्चे हैं, बेटे और बेटियां हैं, वो तो अपनी इच्छाओं के बेटियां हैं, वो अपनी ज़िंदगी के लिए हैं बने हुए, ना कि हमारे लिए बने हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। और ये जिब्रान जी कहते हैं अपनी कोटेशन में कि माँ बाप के माध्यम से बेशक बच्चे आते हैं, लेकिन माँ बाप से नहीं आते। माँ बाप के पास बच्चे नहीं होते हैं, बल्कि उनके माध्यम से बेशक इस धरती पर आते हैं जरिया बन के, लेकिन उनसे उनके खजाने में ये नहीं है। यू मे गिव देम योर लव। और कहते हैं कि आप अपने बच्चों को सिर्फ प्यार दे सकते हैं, अपने विचार नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उनके अपने विचार होते हैं, अपने सपने होते हैं, अपने लक्ष्य होते हैं। तो हम अपने सपने या अपने थॉट्स को, अपने विचारों को उनके ऊपर थोप नहीं सकते हैं, बल्कि उनको उनके विचारों पर छोड़ना चाहिए, उनके सपने, उनके थॉट्स के लिए छोड़ना चाहिए, गोल्स के लिए छोड़ना चाहिए। ये सब कुछ समझाते हुए कलाम जी के फादर ने उनकी हेजिटेंट मदर को समझाया और वो फिर उसके बाद फर्दर स्टडी के लिए चले गए। तो दिस वाज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर, जो कलाम जी की जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर से एक हिस्सा लिया गया है, इनकी चाइल्डहुड वाला। दैट वाज द चैप्टर। थैंक यू।